अरस्तू का एक मशहूर कथन है, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य। सुनने में तो ये बात सीधी लगती है ना? जी बिल्कुल। पर सवाल यह है कि भारत में ये नागरिक है कौन असल में? कैसे तय होता है ये? क्या ये सिर्फ जन्म से जुड़ा है या इसके कुछ और भी पहलू हैं? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। तो चलिए आज इसी जटिल लेकिन बेहद जरूरी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम भारतीय नागरिकता से जुड़े जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनके ताने बाने को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें संविधान के वो अनुच्छेद हैं जो इसकी नींव रखते हैं, फिर वो 1955 का नागरिकता अधिनियम है जिसने इस नींव पर एक ढांचा खड़ा किया। हाँ, जो मुख्य कानून है। बिल्कुल। और फिर वो सारे बदलाव जो समय के साथ इस ढांचे में हुए हैं, जिसमें हाल का जो चर्चित CAA है वो भी शामिल है। जी बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि भाई भारत में नागरिकता की बुनियाद क्या है। ये NRI, PIO, OCI ये सब क्या है असल में, और जो हाल में कानून बदले हैं उन्होंने इस पूरी तस्वीर को कैसे बदला है। तो तैयार है इस जानकारी की गहराई में उतरने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो किसी भी इमारत को समझना हो तो पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? सही बात है। नागरिकता के मामले में हमारी नींव है भारत का संविधान। संविधान का भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। ये पूरा का पूरा इसी विषय पर है। जी। ये वो शुरुआती नियम हैं जिनसे तय हुआ कि जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब भारतीय कौन माना गया। अनुच्छेद 5 तो सीधा सीधा यही बताता है कि 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत का नागरिक कौन था। मोटे तौर पर कहें तो वो लोग जो भारत में रह रहे थे या यहीं जन्मे थे या जिनके माता पिता यहीं जन्मे थे। जी। या फिर जो पिछले 5 साल से रह रहे थे। या जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे थे। इसको अधिवास या डोमिसाइल की शर्त भी कहते हैं। वो भारत को ही अपना स्थायी घर मानते थे। सही। लेकिन सिर्फ इतना ही तो नहीं था, बंटवारा हुआ था, लोग इधर से उधर गए थे। तो अनुच्छेद 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। जी। और अनुच्छेद 7 उन लोगों की जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। और अनुच्छेद 8 उनके लिए था जो भारत के बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। बिल्कुल। संविधान बनाने वालों को इन सब स्थितियों का ध्यान रखना पड़ा, खासकर बंटवारे के तुरंत बाद का जो माहौल था। हाँ, वो तो था। लेकिन इन शुरू के अनुच्छेदों के बाद 2 अनुच्छेद बहुत अहम हैं जो आज भी नागरिकता के कानून को दिशा देते हैं। एक है अनुच्छेद 9। अच्छा। ये साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने आप सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा? जी नहीं, स्वतः ही समाप्त। अच्छा। और दूसरा और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11? हाँ, ये अनुच्छेद भारतीय संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। पूरा अधिकार? जी, आगे नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, इसके नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है। संविधान ने तो बस एक शुरुआती ढांचा दिया, आगे का रास्ता संसद को तय करना था। ये दिलचस्प है कि संविधान ने खुद ही सारे नियम हमेशा के लिए पक्के नहीं कर दिए, बल्कि संसद को ये शक्ति दे दी। लेकिन एक और बुनियादी बात तय की संविधान ने, एकल नागरिकता। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये एकल नागरिकता का सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ब्रिटेन की व्यवस्था से लिया है। ब्रिटेन से? जी। इसका सीधा मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ या तमिलनाडु का। नहीं कह सकते। आप भारतीय नागरिक हैं और आपको पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसे अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने का, कहीं भी बसने का, कोई भी काम करने का। अच्छा, पूरे देश में समान अधिकार? हाँ, ये अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों से बिल्कुल अलग है जहाँ दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता? जी, वहाँ आप देश के नागरिक तो होते ही हैं, साथ में उस राज्य या कैंटन के भी नागरिक होते हैं जहाँ आप रहते हैं, और दोनों स्तरों पर आपके अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं। अच्छा। भारत में एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए एकल नागरिकता चुनी, ताकि जो क्षेत्रीय पहचान है वो राष्ट्रीय पहचान पर हावी न हो जाए। ये बात तो सही है। तो ये है वो संवैधानिक ढांचा, वो नींव। जी बिल्कुल, इसी पर नागरिकता की पूरी इमारत खड़ी है। तो संविधान ने नींव रख दी
और अनुच्छेद 11 से संसद को चाबी दे दी कि भाई जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव करते रहना, नए कमरे बनाते रहना। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं उस पहली बड़ी इमारत पर जो संसद ने इस चाबी का इस्तेमाल करके बनाई। वो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। जी, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। हाँ, ये वो कानून है जो संविधान लागू होने के बाद से लेकर आज तक नागरिकता के नियमों को तय करता है। इसमें नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे जाएगी, ये तरीके बताए गए हैं। जहाँ तक नागरिकता पाने की बात है, इस 1955 के कानून ने मुख्य रूप से 5 तरीके बताए। 5 तरीके? जी। पहला, जन्म से, बाय बर्थ, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो। हालांकि इसमें बाद में कुछ जरूरी बदलाव हुए, उन पर हम बात करेंगे। हाँ, वो जरूरी है। दूसरा, वंशानुक्रम से, मतलब अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। जी, जो विदेश में बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए। हाँ। तीसरा, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, कुछ खास श्रेणियों के लोग जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो कुछ समय से भारत में रह रहे हों या कोई विदेशी जिसने किसी भारतीय से शादी की हो, वो आवेदन देकर नागरिकता पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से। चौथा, देशीयकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में काफी लंबे समय से, मतलब आमतौर पर 11-12 साल रहा हो, संविधान को मानता हो और कुछ दूसरी शर्तें पूरी करता हो, वो देशीयकरण से नागरिक बन सकता है। जी, नेचुरलाइजेशन। और पांचवा, भूमि अर्जन से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो वहां रहने वाले लोगों को भारत सरकार नोटिफाई करके नागरिकता दे सकती है। हाँ, जैसे गोवा या सिक्किम के मामले में हुआ था। बिल्कुल। तो ये 5 तरीके तो हो गए नागरिक बनने के, और जैसे नागरिकता मिलती है वैसे ही खत्म भी हो सकती है। 1955 का कानून इसके भी 3 मुख्य तरीके बताता है। 3 तरीके खत्म होने के? अच्छा। जी, पहला है स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन। अगर कोई वयस्क भारतीय नागरिक खुद ही लिखकर अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। हाँ। दूसरा है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। ये वही बात है जो अनुच्छेद 9 में कही गई थी। अच्छा, वही अनुच्छेद 9 वाली बात। जी, अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो जिस दिन वो दूसरे देश का नागरिक बनता है उसी दिन उसकी भारतीय नागरिकता खत्म मान ली जाती है अपने आप। अच्छा, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। और तीसरा तरीका है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। ये सरकार करती है। सरकार करती है? कैसे? सरकार कुछ खास आधारों पर किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे अगर उसने नागरिकता धोखाधड़ी से ली हो, या रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण के 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल की सजा हो गई हो, या उसने संविधान का अनादर किया हो, या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो। ओहो, ये तो गंभीर मामले हैं। जी, ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, ये गंभीर मामलों में ही होता है। तो ये 1955 का कानून एक तरह से आधार बन गया नागरिकता का। लेकिन जैसा आपने कहा था, संसद को अनुच्छेद 11 से शक्ति मिली थी कानून बदलने की, और ऐसा हुआ भी कई बार हुआ। हाँ बिल्कुल। क्या आप कुछ मुख्य संशोधनों पर और उनके पीछे क्या वजह थी, इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? हाँ जरूर। ये 1955 का कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं रहा है। इसमें समय समय पर कई संशोधन हुए। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और फिर 2019 का संशोधन, ये काफी अहम है। स्रोत में 1957 और 1960 के संशोधनों का भी जिक्र मिलता है। वो ज्यादातर क्षेत्रों के लेन देन से जुड़े थे, जैसे बेरूबारी यूनियन वाला मामला था। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव हुए जन्म से नागरिकता वाले नियम में। जन्म वाले नियम में क्या बदलाव हुए? देखिए, 1 जुलाई 1987 से पहले क्या था कि भारत में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अपने आप भारत का नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माँ बाप किसी भी देश के हों। इसे जूस सॉली कहते हैं, यानी मिट्टी का अधिकार। अच्छा, बस भारत में पैदा होना काफी था? हाँ, लेकिन 1986 के संशोधन के बाद 1 जुलाई 1987 से ये नियम बदल गया। अब शर्त ये हो गई कि जन्म के समय बच्चे के माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एक का होना जरूरी है? जी। फिर 2003 में इस नियम को और सख्त किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए नियम ये बना कि या तो उनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। दोनों? हाँ, या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी,
मतलब इलीगल इमिग्रेंट न हो। अच्छा, अवैध प्रवासी न हो। जी। इन बदलावों के पीछे मुख्य चिंता थी अवैध प्रवासन को रोकना, खासकर पड़ोसी देशों से। तो आप देख सकते हैं कि जन्म से नागरिकता का जो सीधा साधा नियम था वो धीरे धीरे कैसे ज्यादा शर्तों वाला बन गया। ये वाकई दिखाता है कि कानून कैसे बाहरी हालात और चिंताओं के हिसाब से बदलता है। और आपने बताया कि ये बदलाव संसद सामान्य बहुमत से कर सकती है ना? मतलब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 11 ने संसद को ये शक्ति दी है कि वो साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही नागरिकता अधिनियम में बदलाव कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाला विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा। इसका मतलब है कि सरकार के लिए नागरिकता कानूनों में बदलाव करना संवैधानिक संशोधनों की तुलना में आसान होता है। हाँ, तभी इतने संशोधन हुए हैं। जी, यही वजह है कि हमें समय समय पर इसमें इतने संशोधन देखने को मिलते हैं। समझ गया। कानून का ये सफर तो खैर जारी है। अब जरा उन श्रेणियों पर आते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब विदेश में रहने वाले भारतीयों की बात होती है। NRI, PIO और OCI, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप सरल शब्दों में इनका अंतर समझा सकती हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दर्जे हैं। जी। सबसे पहले NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। ये सबसे सीधी श्रेणी है। NRI असल में भारत के ही नागरिक होते हैं। भारत के नागरिक? हाँ, पक्के नागरिक। उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। वो सिर्फ काम, पढ़ाई या किसी और वजह से मतलब अस्थायी तौर पर भारत से बाहर रह रहे होते हैं। अच्छा, टेम्पररी। जी, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें भारत में वोट डालने का अधिकार भी है। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, पर अधिकार है। लेकिन वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें लगभग वो सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं जो भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को मिलती हैं। तो NRI मतलब पक्के भारतीय नागरिक जो बस विदेश में रह रहे हैं। ठीक है। अब PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। ये वो लोग थे जो अब भारत के नागरिक नहीं थे। खुद या उनके पूर्वज मतलब माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी कभी भारतीय नागरिक थे। इनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता था, विदेशी पासपोर्ट। हाँ। PIO कार्ड योजना 2002 में शुरू हुई थी, जिससे उन्हें भारत आने जाने में कुछ सुविधाएं मिलती थीं, जैसे वीजा में छूट वगैरह। लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं थे। और अगर वो भारतीय नागरिकता चाहते थे तो उन्हें देशीकरण के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ता था। 7 साल? अच्छा, यानी ये विदेशी नागरिक थे जिनका भारत से पारिवारिक जुड़ाव था। और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक। ये भी विदेशी नागरिक होते हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। ये भी विदेशी नागरिक? जी। OCI का दर्जा उन लोगों को मिल सकता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तारीख को नागरिक बनने की योग्यता रखते थे, या जो बाद में भारत में शामिल हुए किसी क्षेत्र के थे, या फिर ये ऐसे व्यक्ति के बच्चे, पोते पोती या परपोते परपोती हो सकते हैं। अच्छा, दायरा काफी बड़ा है इसका। हाँ। OCI कार्ड योजना 2005 में लाई गई थी और ये PIO से ज्यादा फायदेमंद मानी जाती थी। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए आजीवन मल्टी एंट्री वीजा मिलता है। आजीवन वीजा? वाह। जी, उन्हें भारत में कृषि और बागान भूमि को छोड़कर संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार होता है, और कुछ आर्थिक और शैक्षिक मामलों में NRI जैसे फायदे भी मिलते हैं। लेकिन इन्हें भी वोट देने या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं होता। तो PIO और OCI दोनों ही विदेशी नागरिक थे भारतीय मूल के, लेकिन OCI को ज्यादा फायदे थे। फिर क्या हुआ इनका? हुआ ये कि 2015 में सरकार ने इन दोनों योजनाओं को मिला दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के जरिए PIO कार्ड योजना को OCI कार्ड योजना में विलय कर दिया गया। मर्ज कर दिया? अच्छा, क्यों? इसका मकसद प्रक्रिया को सरल बनाना था, कंफ्यूजन खत्म करना था। अब जिनके पास पहले से BIO कार्ड थे उन्हें कानूनी तौर पर OCI कार्ड धारक ही माना जाता है। मतलब अब PIO खत्म? हाँ, प्रभावी रूप से अब सिर्फ 2 मुख्य श्रेणियां हैं, NRI जो भारतीय नागरिक हैं और OCI जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं जिन्हें विशेष सुविधाएं मिली हैं। एक जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक या उनके वंशज
वो आमतौर पर ओसीआई कार्ड के लिए योग्य नहीं होते हैं। अच्छा, तो 2015 के बाद से पीआईओ और ओसीआई का फर्क खत्म हो गया, सब ओसीआई में आ गए। ये वाकई एक अहम बात है, क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी आम है। जी बिल्कुल। इससे शायद विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत से जुड़ाव रखना थोड़ा आसान हुआ होगा। उम्मीद तो यही थी। चलिए अब बात करते हैं उस संशोधन की जिसने हाल के सालों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है और बहस भी छिड़ी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या CAA। जी, CAA। इसकी जड़ें शायद 2016 के एक बिल में भी थीं, है ना? हाँ, 2016 में एक नागरिकता संशोधन बिल संसद में पेश किया गया था। उसमें भी 1955 के कानून में बदलाव के प्रस्ताव थे। ओसीआई कार्ड धारकों से जुड़े कुछ नियमों को बदलने की बात थी उसमें। लेकिन उसका सबसे चर्चित हिस्सा वही था जो बाद में CAA का आधार बना, यानी भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने में रियायत देना। कौन से समुदाय थे वो? ये 6 समुदाय थे: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रस्ताव था कि अगर ये लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अच्छा। और नागरिकता के लिए भारत में रहने की जो जरूरी अवधि थी 11 साल, उसे घटाकर 6 साल कर दिया जाएगा। लेकिन वो बिल उस समय कानून नहीं बन पाया था। फिर 2019 में आया CAA। जी, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। और लागू कब हुआ? केंद्र सरकार ने इसे 10 जनवरी 2020 से लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि इसके तहत नागरिकता देने के लिए जो नियम मतलब रूल्स बनाने थे वो मार्च 2024 में नोटिफाई किए गए, तब जाकर इसके असल में लागू होने का रास्ता साफ हुआ। अच्छा, नियम बनने में वक्त लगा। तो अब इस कानून में है क्या खास? ये साफ तौर पर कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुका है और वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म का है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसमें खास बात यह है कि इन 3 देशों के मुस्लिमों को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। जी, यही मुख्य बिंदु है। और इन 6 समुदायों के लोगों के लिए देशीकरण से नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो शर्त थी 11 साल की, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। हाँ, 11 से घटाकर 5 साल, मतलब उन्हें कम से कम 5 साल भारत में रहना होगा। कानून ये भी कहता है कि ऐसे लोगों पर अगर अवैध रूप से भारत आने या वीजा अवधि से ज्यादा रुकने के लिए पहले से कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो नागरिकता मिलने पर वो खत्म हो जाएगी। जी, वो मामले खत्म हो जाएंगे। उन्हें पंजीकरण या देशीकरण के जरिए नागरिकता दी जाएगी और माना जाएगा कि वो भारत में अपने आने की तारीख से ही भारतीय नागरिक थे। हाँ, ताकि उन्हें पिछले सालों के अधिकार भी मिल सकें। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, इस कानून के आने के बाद देश भर में काफी बहस हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। जी, काफी विरोध हुआ। स्रोत सामग्री में भी इस विरोध के मुख्य तर्कों का जिक्र है। आलोचकों का सबसे बड़ा ऐतराज किस बात पर है? स्रोत के अनुसार आलोचकों का कहना है कि ये कानून धर्मों के आधार पर भेदभाव करता है। धर्म के आधार पर? हाँ, उनका तर्क है कि केवल एक विशेष धर्म यानी इस्लाम के लोगों को भले ही वो भी पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हो सकते हों, जैसे पाकिस्तान में अहमदिया या शिया या म्यांमार में रोहिंग्या। हालांकि म्यांमार इस कानून के दायरे में नहीं है। उन्हें इस कानून के लाभ से बाहर रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है। जी, कानून के सामने समानता और सभी को कानून का समान संरक्षण। स्रोत में यह भी बताया गया है कि कुछ आलोचकों का मानना है कि ये एक राजनीतिक कदम है जिसका मकसद शायद बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करना और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग महसूस कराना हो सकता है। अच्छा, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये विचार और तर्क स्रोत में दर्ज आलोचकों के हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, कोई पक्ष लेना नहीं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। इस कानून का एक और पहलू असम और पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ा है। हाँ, वहाँ भी काफी विरोध हुआ था। जी, वहाँ चिंता इस बात को लेकर है कि इससे उन राज्यों की जो डेमोग्राफी है, जो संस्कृति है,
उस पर असर पड़ सकता है, खासकर असम में जहां अवैध प्रवासन पहले से ही एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाँ, असम समझौता भी हुआ था। बिल्कुल, वहां 1985 के असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में धारा 6A जोड़ी गई थी, जो बांग्लादेश से आए लोगों के लिए नागरिकता की एक अलग कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 तय करती है। तो CAA और धारा 6A के बीच क्या तालमेल होगा, ये भी एक बहस का मुद्दा रहा है। तो ये साफ है कि CAA सिर्फ एक कानूनी बदलाव भर नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं, जिन पर अलग-अलग विचार हैं। जी बिल्कुल। ये नागरिकता की मुद्दे की जटिलता को और ज्यादा उजागर करता है। तो आज हमने भारतीय नागरिकता के इस लंबे और कई बार घुमावदार सफर को समझने की कोशिश की। संविधान की उन शुरुआती धाराओं से शुरू किया जिन्होंने आजादी के समय नागरिकता की परिभाषा गढ़ी। जी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। हाँ, फिर 1955 का वो बुनियादी कानून देखा जिसने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। फिर हमने देखा कि कैसे जन्म से नागरिकता जैसे नियम बदले, कैसे एकल नागरिकता का सिद्धांत हमें दूसरे देशों से अलग करता है, और कैसे NRI और OCI जैसी श्रेणियों के जरिए भारत अपने प्रवासी समुदाय से जुड़ा रहता है। और आखिर में हमने CAA 2019 जैसे हालिया और कहना होगा विवादास्पद बदलाव को भी समझा। जी, ये सब यही दिखाता है कि नागरिकता सिर्फ एक पहचान पत्र या पासपोर्ट का मामला नहीं है। ये एक लगातार बदलती हुई, विकसित होती हुई अवधारणा है। चस्प बनाती है। नागरिकता के कानून कभी भी स्थिर नहीं होते। वो देश के इतिहास, उसकी राजनीति, समाज की जरूरतें और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ बदलते रहते हैं। ये कानून हमें एक तरह का आईना दिखाते हैं कि कोई देश खुद को और अपने लोगों को कैसे देखता है और बाहरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे तय करता है। ये हमेशा एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश होती है। संतुलन किस चीज के बीच? एक तरफ राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा जैसे संसद की कानून बनाने की शक्ति, अवैध प्रवासन पर नियंत्रण रखना, और दूसरी तरफ व्यक्ति के मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार। नागरिकता कानून इसी लगातार चलने वाले संतुलन की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे जटिल विषयों की परतों को खोलना, अलग-अलग नजरियों को समझना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने का एक बेहतर नजरिया देता है। जी, एक सूचित नजरिया। हाँ, ये हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है। याद रखिए, हर वो चीज जो हम आज सीखते हैं, वो हमें कल का एक ज्यादा मजबूत और समझदार इंसान बनाती है। बिल्कुल। उम्मीद है नागरिकता पर हुई ये चर्चा आपको इस विषय पर और गहराई से सोचने और जानने के लिए प्रेरित करेगी। शायद आप ये सोचना चाहें कि भविष्य में नागरिकता की अवधारणा और कैसे बदल सकती है। क्या टेक्नोलॉजी या ये जो ग्लोबल दुनिया है, इसे कोई नया रूप देगी? सोचने के लिए बहुत कुछ है। जरूर, सोचने के लिए बहुत कुछ है।